दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में हर दिन हर कदम एक नई घटना होती रहती है। महाराष्ट्र की राजनीति पूरे देश में आजकल चर्चा में है। वैसे तो राजनीति की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति, बिहार की राजनीति चर्चा में होती थी। बिहार में जो हड़कंप होते थे आए दिन, उसकी चर्चा पूरे देश में होती थी। कभी कभी हरियाणा भी सुर्खियों में आ जाता था। लेकिन आजकल बिहार की राजनीति को पीछा छोड़, उत्तर प्रदेश की राजनीति को पीछे छोड़कर अब महाराष्ट्र की राजनीति पूरे भारत में चर्चा में है। इसका कारण भी यही है कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार और मोदी का विरोध करने वाले महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा हो गए हैं। मतलब राजनेताओं में ज्यादा हो गए हैं। अगर मोदी का विरोध करने वाले सामान्य मतदाता ज्यादा होते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन यह बात नहीं हो रही है। सिर्फ राजनेता ही कुछ विरोध कर रहे हैं। उनकी संख्या ज्यादा है विरोध करने वालों की, क्योंकि पार्टियां भी 2-3 हो गई। अब जरा चलते हैं महाराष्ट्र की राजनीति के कुछ सुर्खियों पर। देवेंद्र फडणवीस, जो कि उप मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, उन्होंने हाल ही में एक टीवी मीडिया पर बयान दे दिया। उन्होंने कह दिया कि जब मैंने मुख्यमंत्री के तौर पर 2 दिन वाली सरकार बनाई थी, मेरे साथ अजीत पवार आए थे, तो उस सरकार के गठन होने की पूरी कल्पना शरद पवार को थी। इतना ही नहीं कि यह सरकार शरद पवार की रणनीति के कारण ही बनी थी। सब पता था, शरद पवार से बात कर कर ही यह सरकार बनाई गई थी। लेकिन शरद पवार ने ऐन मौके पर धोखा दे दिया। असल में इस बात का जिक्र देवेंद्र फडणवीस ये सरकार के बनने की कहानी नहीं बता रहे थे, अपने को अपने साथ हुए विश्वासघात की कहानी बता रहे थे। उद्धव ठाकरे ने कैसे विश्वासघात किया, शरद पवार ने कैसे विश्वासघात किया, अजीत पवार को कैसे विश्वासघात करना पड़ा, यह कहानी वो बता रहे थे। देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनी शरद पवार के सलाह के साथ, उनको पूरी कल्पना देकर बनी, और बाद में इसी सरकार का फायदा शरद पवार ने उठाया और महाविकास आघाड़ी पर प्रेशर डाला, अपने हिस्से सब कुछ ले लिया और फिर फडणवीस का साथ छोड़ दिया। फडणवीस को भी नीचा दिखाने की एक भी संधि शरद पवार ने नहीं गंवाई। अब इन बयानों के कारण कुछ चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से सामने आ रही है। इस घटनाओं के साथ अजीत पवार पर एक बदनामी का धब्बा लग गया था। लग रहा था कि अजीत पवार ही ऐसा कुछ हमेशा करते हैं, वो बंडखोर है, हमेशा वो अपने पार्टी के साथ ही ऐसी चीजें करते रहते हैं। वो अपने बयानों के कारण तकलीफ में आते हैं, अपने कृतियों के कारण तकलीफ में आते हैं। शरद पवार ही राष्ट्रवादी कांग्रेस को अजीत पवार ही राष्ट्रवादी कांग्रेस को डुबाने के चक्कर में हैं, उनकी पवार के साथ नहीं बन रही है। यही एक बात बार बार मीडिया के जरिए लोगों के सामने आ रही थी। अब फडणवीस के इस बयान से यह साबित हुआ है कि अजीत पवार कोई निर्णय लेने वाले व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वो एक प्यादा थे जो शरद पवार की तरफ से मूव किया गया था। मतलब पवार ये चाहते थे कि अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस के साथ जाए, सरकार बनाए और उस सरकार का फायदा उठाकर हम महाविकास आघाड़ी पर प्रेशर डालें और अपना फायदा करके ले। फडणवीस के इस बयान से अजीत पवार की साख पर जो दाग लगा है वो तो सामने आ ही गया, लेकिन शरद पवार की बिल्कुल ओछी राजनीति दुनिया के सामने आ गई है। राजनीति का स्तर नीचे गिर गया है। ये बोलने वाले शरद पवार, ये बोलने वाले एनसीपी कांग्रेस के लीडर, अब इन्हीं के सामने ये बात खुली हो गई है कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए, सत्ता प्राप्ति के लिए शरद पवार किसी भी हद तक नीचे आ सकते हैं। इसको नीचे आना नहीं तो क्या कहते हैं? एक को बोलना कि हमें साफ सुथरी और स्थिर सरकार चाहिए, आप सरकार बना लो। दूसरे को बोलना कि वो सरकार बना रहे हैं, हमें ज्यादा लाभ दे दो, हम आपके साथ हैं। बस लाभ प्राप्ति के लिए
अपने दल को कभी इधर कभी उधर ले जाना, ये वोची राजनीति ही होती है, ये राजनीति का गंदा स्तर ही होता है। वही बात एनसीपी ने की है। एनसीपी का स्वभाव, एनसीपी का जन्म ही लाभ के लिए हुआ है। जब शरद पवार को पता चला कि सोनिया गांधी के आने के बाद कांग्रेस में प्रधानमंत्री पद के रेस में मैं कभी नहीं आ सकता, तो सोनिया गांधी ना बने, इसलिए विदेशी मूल का मुद्दा उठाकर शरद पवार ने अपनी पार्टी बना ली थी। यही शरद पवार सत्ता प्राप्ति के लिए अगले ही महीने सोनिया गांधी के साथ जाकर बैठे थे। यही शरद पवार है जिन्होंने 2014 में देवेंद्र फडणवीस को भी समर्थन दिया था। यही पवार है कि जो देवेंद्र फडणवीस की सरकार में अपने भतीजे को सहभागी कर दिया। यही पवार है 2 दिन में ही शिवसेना के साथ जाकर बैठ गए। इतने राजनीति का गिरता स्तर मैंने तो आज तक नहीं देखा है। शरद पवार की यह गिरती राजनीति दुनिया के सामने आ गई है। उद्धव ठाकरे को यह शायद समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो ये चीजें देखना नहीं चाहते हैं, जो उनके हित की बातें हैं वो सुनना नहीं चाहते हैं। इससे भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात और एक सामने आई है कि वार लगा किसके ऊपर, करने वाला कोई और, लेकिन उसके समर्थन में मरहम लगाने आ जाता है कोई और। मरहम लगाने दौड़े दौड़े चले आए वो संजय राउत थे, जिनके मालिक एज एडिटर ऑफ सामना उद्धव ठाकरे है, जिनके पार्टी के प्रमुख नेता उद्धव ठाकरे है, जिनके घर की रोजी रोटी उद्धव ठाकरे के कृपा के कारण चलती है, वो संजय राउत अपने पार्टी की बात छोड़कर शरद पवार कैसे सही है ये बताने दौड़े चले आए और उन्होंने कह दिया कि देवेंद्र फडणवीस 10वें आश्चर्य है दुनिया के। बोल रहे थे अजित पवार के ऊपर, बोल रहे थे फडणवीस शरद पवार के ऊपर। ये बीच में मेरा चांद लेकर क्यों आए ये पता ही नहीं चल रहा है। शरद पवार जब खड़े होते हैं तो कुर्सी लेकर दौड़े दौड़े संजय राउत चले आते हैं। शरद पवार पर कोई आरोप किया जाता है तो दौड़े दौड़े संजय राउत चले आते हैं। संजय राउत का ये दौड़े दौड़े चले आना उनकी निष्ठा किनके ऊपर है ये साबित करने वाला है। मैं तो ये कहूंगा कि संजय राउत देवेंद्र फडणवीस को 10वां आश्चर्य मानते हैं, वो 8वां आश्चर्य नरेंद्र मोदी को मानते हैं, 9वां आश्चर्य अमित शाह को मानते हैं, 10वां आश्चर्य देवेंद्र फडणवीस को मानते हैं। बिल्कुल सही मानते हैं संजय राउत। लेकिन 11वां आश्चर्य शरद पवार है, 12वां आश्चर्य उद्धव ठाकरे है, 13वां आश्चर्य आदित्य ठाकरे है और 14वां आश्चर्य खुद संजय राउत है, जो किसके लिए क्या कर रहे हैं ये उनको पता नहीं है। कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, इस सवाल का जवाब मिले बिना संजय राउत कुछ कहते रहते हैं। यही उनका आश्चर्य होने की एक खूबी है। इसलिए इस 14वें आश्चर्य को नमन करते हुए मेरे वाणी को मैं विराम देता हूं। अगर आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। नमस्ते।